इवनिंग सभी साथियों को। हिस्ट्री की क्लास में आज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंग्रेजों का भारतीय राजनीति में प्रवेश किस तरीके से हुआ। और कल हमने बात की थी कि बंगाल में किस तरीके से अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर दिया था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से बंगाल और उसके अलावा पंजाब और अन्य क्षेत्रों में अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया। ठीक है, ठीक है, सभी साथियों को गुड इवनिंग और आगे बढ़ते हैं। कल हमने अंग्रेजों का भारतीय राजनीति में प्रवेश पढ़ा था और उसमें सबसे पहले हमने बंगाल की बात की थी। हमने कहा कि उस समय जब अंग्रेज यहाँ पर यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ, उस समय भारत का जो बंगाल का क्षेत्र था ये सबसे संपन्न क्षेत्र था। और बंगाल को सन 1717 में सबसे पहले मुर्शीद कुली खां की हमने बात की थी। इसने अलग बंगाल राज्य बना दिया था। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खां ने अलग बंगाल राज्य बनाया, ये हमने देखा। उसके बाद 1740 में हमने देखा कि अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। और फिर हमने कहा कि इस अली वर्दी खां का कोई बेटा नहीं था और इसने अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और सन 1756 में हमने देखा था सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो इसने अंग्रेजों पर, उस समय पर जो कलकत्ता का फोर्ट विलियम था वहां आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में उसने 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया। और इस घटना में दूसरे दिन केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचे, बाकी के सब मारे गए थे। इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर प्लासी के युद्ध की घोषणा की थी सन 1757 में। प्लासी का युद्ध हुआ, युद्ध 23 जून सन 1757 को, 1757। अब ये युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसमें एक तरफ तो था सिराजुद्दौला था और दूसरी तरफ थे अंग्रेज और सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला के सेनापति की अगर बात करें तो मीर जाफर इसका सेनापति था। और अंग्रेज सेनापति की अगर बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सेनापति था। अब यहां पर मैंने कहा था कि मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल गया, इनके साथ मिल गया। और इस कारण से इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि इस युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया इसमें। एक बात तो यह हुई। और दूसरी बात क्या हुई कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। ये दो चीजें यहां पर इस युद्ध का परिणाम ये रहा। जब ये युद्ध हो गया उसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब तो बन गया, लेकिन ये अंग्रेजों की लगातार बढ़ती मांगों से फिर परेशान होने लगा। और फिर इसने देखा कि भाई अंग्रेजों के साथ मिलकर रहना बहुत मुश्किल है, इनके साथ में काम करना कठिन है। तो ऐसे में इसने एक युद्ध की घोषणा की जिसे हमने कहा था बेदारा का युद्ध। फिर दूसरा युद्ध हमने पढ़ा था बेदारा का युद्ध सन 1759 में बेदारा का युद्ध हुआ। और ये युद्ध किसके बीच हुआ ये भी हमने पढ़ा था। एक तो मीर जाफर और डच आपस में मिले और दूसरी तरफ कौन थे? अंग्रेज। तो इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, और दूसरी चीज यहां पर डच साम्राज्य समाप्त हो गया। भारत से डच साम्राज्य समाप्त हो गया और मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम नवाब बना। ठीक है, और क्या हुआ? मीर कासिम नवाब बन गया। मीर कासिम नवाब बना। इसका दामाद था ये मीर जाफर का नवाब, उसे अंग्रेजों ने नवाब बना दिया। ठीक है, तो ये इस युद्ध का परिणाम रहा। एक युद्ध प्लासी का और दूसरा हो गया बेदारा का।
अब सन 1759 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया, लेकिन ये मीर कासिम भी अंग्रेजों की लगातार बढ़ती मांगों से फिर परेशान हो गया। फिर इसे समझ आया कि भाई मीर जाफर ने किसी लिए क्यों क्यों युद्ध किया था। मीर कासिम जब परेशान हो गया तो इसने भी एक युद्ध करने का निर्णय लिया, और इस तीसरा जो इम्पोर्टेंट युद्ध है इसे कहते हैं बक्सर का युद्ध। इतिहास का एक इम्पोर्टेंट युद्ध होता है बक्सर का युद्ध सन 1764 में। ये बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ इसको भी समझेंगे। अब मीर कासिम है, मीर कासिम ने अपने साथ किसको मिलाया, अवध के नवाब, अवध का नवाब कौन था, नवाब शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, ठीक है। और मुगल बादशाह कौन था, मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो ये तीन एक तरफ थे और दूसरे साइड कौन थे, अंग्रेज। और इसमें ध्यान रखेंगे अंग्रेज सेनापति का नाम पूछा जाता है, उसका नाम क्या था, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो अंग्रेज सेनापति था, ठीक है। अब जब यहां पर ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। इसका परिणाम ये रहा कि परिणाम अंग्रेजों की जीत हुई, अंग्रेजों की जीत। और इस जीत को भारत में, इसे भारत में अंग्रेजों की वास्तविक जीत कहते हैं, अंग्रेजों की वास्तविक जीत कहते हैं, वास्तविक जीत कहते हैं। तो इस जीत को अंग्रेजों की भारत में वास्तविक जीत कहा जाता है। अब यहां से देखो, एक तो हमने कहा कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था और दूसरा कौन था, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। ये दोनों भी हार गए और मीर कासिम भी हार गया। तो इससे हमें समझ आता है कि भाई बंगाल में इनका अधिकार हो गया, अवध में भी अब इनके हिसाब से शासन चलने लगा, और यहाँ पर दिल्ली में भी इनके आधार पर शासन चलने लगा। इसीलिए अंग्रेजों की भारत में वास्तविक जीत इसे कहा जाता है। अब यहां से देखो, इधर पर फिर होती है इलाहाबाद की संधियां। अब इसे याद रखना, इसे कहते हैं इलाहाबाद की संधियां। यहां से इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं। अब ये संधियां किसके बीच होती है इसको ध्यान रखेंगे। ये जो संधियां हैं ये एक तो होती है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी किसके साथ होती है, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ। सन 1765 में पहली जो संधि होती है ये होती है 12 अगस्त सन 1765 को। सन 1765 12 अगस्त को किसके बीच हुई, एक तो मुगल बादशाह था और दूसरा रॉबर्ट क्लाइव। ये हुई मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और दूसरा कौन था, अंग्रेजों की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। इनके बीच ये पहली संधि हुई, ठीक है। 12 अगस्त सन 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की पहली संधि हुई, पहली संधि। इसके बाद देखो, अब आगे देखो, उसके बाद दूसरी 16 अगस्त को हुई, 16 अगस्त सन 1765 को। ये कौन सी संधि हुई, इलाहाबाद की दूसरी संधि कहते हैं इसे, दूसरी संधि। अब मुगल बादशाह के साथ तो होगी, अब कौन रहा, दूसरा कौन था, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, और दूसरा कौन था, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला प्लस इसमें भी रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। शुजा-उद-दौला प्लस रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच ये संधि हुई। तो ये दो इलाहाबाद की संधियां इंपॉर्टेंट संधियां मानी जाती हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे किस किस के बीच हुई। इसके बाद जो है, जो बंगाल का क्षेत्र था वहां पर
द्वैध शासन लगा दिया गया और बंगाल में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और द्वैध शासन के साथ साथ ये जो द्वैध शासन था सन 1765 से लेकर के सन 1772 तक ये चला था और वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया। अब इसे आप इन इलाहाबाद की संधियों को आगे लिख लीजिए और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने लिखी होंगी और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक पॉइंट इसमें लिख लेना, इसके बाद बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया गया। इलाहाबाद की 2 संधियां फिर लिख लेना। बंगाल में सन 1765 में द्वैध शासन लगा दिया, द्वैध शासन लगा दिया। अब यहां पर अंग्रेज और जो नवाब होगा इनको काम जो है इनके बांट देंगे कि भाई ये किसके काम रहेंगे, ये किसके काम रहेंगे। और इसमें ध्यान रखेंगे द्वैध शासन, द्वैध शासन सन 1765 से 1772 तक चला, जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया, वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने इसे फिर समाप्त किया था, इस बात को भी लिख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मैसूर। अब देखते हैं अंग्रेजों ने मैसूर में किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब मैसूर की सबसे पहले मैंने आपको एक बार अगर याद होगा कि स्थापना कब और किसने की करके बताया था। इसकी स्थापना सन 1612 में बोडेयार ने की थी। बोडेयार ने, याद है किसी को? बोडेयार ने की थी। कब मैंने बताया था, किसी को याद है क्या? मैसूर की स्थापना किसने कब की, ये मैंने कहां पर बताया था, किसी को याद है? इसके बाद मैंने कहा कि सन 1761 में हैदर अली की बात भी की थी मैंने। हैदर अली मैसूर का शासक बना, मैसूर का शासक बना। और इसके समय 2 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। अब यहां से शुरू होते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, फिर होता है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेज और मैसूर के बीच ये युद्ध होते हैं, 2 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा जाता है और हैदर अली के जगह पर उसका बेटा होता है टीपू सुल्तान। इसके बाद टीपू सुल्तान यहाँ का शासक बन जाता है। ठीक है, मैंने बोडेयार के बारे में अगर किसी को याद होगा, कुछ ही दिन पहले जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको संगम, सालुब, तुलुब और अराबिडू, ये 4 वंश थे। लास्ट जब अराबिडू वंश पढ़ा था वहां पर एक ही पॉइंट लिखा था कि मैसूर की स्थापना बोडेयार ने सन 1612 में की थी। वहां पर मैंने एक बैंकट सेकंड और रंग 3 2 शासकों के नाम लिखाए थे और वहां पर मैंने कहा था कि भाई एक ही पॉइंट आपको पढ़ना है कि किसकी इसमें मैसूर की स्थापना किसने की थी, इसको पढ़ना है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जो युद्ध है ये बरेलास्ट के समय हुआ। बरेलास्ट, इस समय पर अंग्रेज गवर्नर जनरल था। और दूसरा जो युद्ध है ये वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ, वॉरेन हेस्टिंग। यही चीज इनमें याद रखनी है। इनमें क्वेश्चन, अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को इसमें मिलते हैं। ठीक है, चाहे ये आंग्ल मैसूर युद्ध हो या फिर आंग्ल सिख युद्ध हो, इन पर अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ। तो
कब हुआ? सन 1767 से 69 के बीच में ये हुआ था। 67 टू 69 के बीच में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और दूसरा 1780 से लेकर के 84 तक दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। अब ये किसके बीच हुआ? तो सिंपल सी बात होगी, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुए थे। अब इसमें देखो, इसमें हैदर अली की हार हुई, इसमें हैदर अली की हार हुई, हैदर अली की हार हुई। ठीक है, और इस वाले में हैदर अली सन 1782 में हैदर अली मारा गया, हैदर अली मारा गया। तो यहां पर जो है हैदर अली मारा गया। अब हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान शासक बना। ठीक है, इसके बाद हैदर अली की मृत्यु के बाद, हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान शासक बना, टीपू सुल्तान शासक बना। तो अब बन गया टीपू सुल्तान शासक बन गया। ठीक है, तो इसके बारे में अक्सर कई चीजें अभी भी आते रहती है। कर्नाटक में पिछली बार काफी विवाद भी हुआ था, टीपू सुल्तान की जयंती मनाई थी कुछ लोगों ने, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि कहा जाता है कि भाई टीपू सुल्तान ने औरंगजेब की तरह से हिंदुओं के जो मंदिर वगैरह थे उनको तोड़वाया था काफी, है ना, ये चीजें कही गई थी। तो बीजेपी वाले इसका अक्सर विरोध करते थे, और कांग्रेस वाले इन लोगों ने, कई लोगों ने इसकी जयंती वगैरह भी मनाई थी, तो उस पर अभी भी विवाद होते रहता है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान का नाम अक्सर यहाँ पर सुनने को मिलता है। और इस टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया, श्रीरंगपट्टनम को इसने राजधानी बनाई थी। और इसमें एक चीज और आती है कि टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया था? तो इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने जो है विदेशों में, अन्य क्षेत्रों में जो है राजदूतों की नियुक्ति करनी भी शुरू कर दी थी। जिस तरीके से आजकल राजदूत नियुक्त होते, उस तरीके से इसने विदेशों में टीपू ने सर्वप्रथम विदेशों में राजदूतों की नियुक्तियां की थी। ठीक है, अब विश्व के अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में उसमें जैकोबिन क्लब आपको नाम आप लोग सुनते हैं। तो ये जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था, जो फ्रांस का एक क्लब था जिसे जैकोबिन क्लब कहते हैं, उसका ये सदस्य भी था। ठीक है, तो ऐसे कई सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। और टीपू ने कहते हैं कि उस समय पर जो है जो जहाज निर्माण वगैरह इस तरीके की चीजें, जबकि उस समय पर ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी, ये सब करना भी उसने शुरू कर दिया था। इस तरीके की चीजें भी इसके बारे में सुनने को मिलती है। तो इसके बाद जो है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध, और फिर हुआ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां पर वॉरेन हेस्टिंग है। इसके बाद आपने ध्यान रखना है, एक है कॉर्नवालिस और एक है बेलेजली। तीसरा कॉर्नवालिस के समय हुआ, कॉर्नवालिस था इस समय पर, और इसके समय पर था बेलेजली। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। वरेलास्ट, वॉर, कॉर, बेलेजली। ठीक है, वरेलास्ट, वॉर, कॉर और बेलेजली, ऐसे इन चारों को आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसका जो युद्ध हुआ था 1790 से लेकर के 92 के बीच में, ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और चौथा जो है 1799 में ये युद्ध हुआ था।
ठीक है। और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई, टीपू सुल्तान की हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत। और यहां पर देखो इस लास्ट वाले में जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान 1799 में मारा गया। टीपू सुल्तान मारा गया और इसके बाद जो है अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य में इस मैसूर को मिला लिया। और क्या हुआ कि मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैसूर में भी अब अंग्रेजों का अधिकार हो गया 1799 में। क्लियर हो गया। तो इतनी बातें आपको मैसूर के बारे में याद रखनी है। सबसे पहले मैसूर की स्थापना सन 1612 में वोडेयार ने की थी। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। इसके बाद ये दो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। दूसरे युद्ध के दौरान 1782 में ही हैदर अली मारा गया था और हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान शासक बना। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था और इसने पहली बार जो है विदेशों में राजदूतों की नियुक्तियां भी की थी। इसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथे में टीपू सुल्तान 1799 में मारा गया और अंग्रेजों ने इस मैसूर को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये मैसूर भी अंग्रेजों के अधीन हो गया है। तो अब हमने देखा कि बंगाल अंग्रेजों के अधीन था, अवध भी अंग्रेजों के अधीन था और उसके अलावा जो दिल्ली का क्षेत्र था वो भी अंग्रेजों के अधीन चल रहा था। और यहाँ पर जो है ये जो मैसूर है ये भी अंग्रेजों के अधीन हो चुका है। तीसरा कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस थर्ड वाला 1790 से 72 नहीं 92, 1790 से 92 कर लेना, 1790 से 92 और चौथा 1799 में। ठीक है, इनके नामों को याद रखेंगे। सबसे पहला बरेलास्ट, फिर वॉरेन हेस्टिंग, फिर कॉर्नवालिस। बरेलास्ट, वॉर कॉर, बेलेजली। देखो बरेलास्ट बेलेजली, बरेलास्ट बेलेजली, बीच में वॉर कॉर, वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस। क्लियर हो गया। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया।